स्वागत है आप सभी का। खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट और बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, जहां किसानों का हंगामा लगातार जारी है। दिल्ली गाजियाबाद के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हंगामा किया है। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश किसान इस वक्त कर रहे हैं और फिलहाल स्थिति यह है कि दिल्ली पुलिस और किसान आमने सामने हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं कि लगातार किसान जो आंदोलनरत हैं, एक बार फिर से स्थिति थोड़ी सी यहां पर हम कह सकते हैं कि जटिल हो गई है, क्योंकि इस वक्त दिल्ली पुलिस और किसान आमने सामने आ गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां किसान डटे हुए हैं, उनका हंगामा एक बार फिर से शुरू हो गया है। जो उनको रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई है, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है और इस दौरान दिल्ली पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है। तो इसका मतलब यही है, तस्वीरों में आप देखें कि दिल्ली पुलिस और किसान आमने सामने आ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखें, ट्रैक्टर के साथ किसान जो यहाँ पर डटे हुए हैं और पूरी बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। लेकिन अब बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश किसानों की तरफ से और उनको रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। और ये तस्वीरें, ये हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। तो गाजियाबाद में किसान जो हंगामा कर रहे हैं, कूच करने की कोशिश कर रहे हैं और रोकने की कोशिश भी लगातार हो रही है। तो भारी संख्या में किसान मौजूद हैं यहाँ पर और पुलिस उनको रोकने के लिए पूरा अपना दमखम लगा रही है। यही वजह है कि इस वक्त स्थिति यहाँ पर एक तरह से टकराव की बनी हुई है। ये गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। किसान एक बार फिर उग्र हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जो बैरिकेड्स लगी हुई थी उन पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया है। हालांकि एहतियात के तौर पर दिल्ली पुलिस यहाँ खड़ी है, सीएसएफ की जवान यहाँ खड़े हुए हैं। एक तरफ जहाँ दिल्ली पुलिस इन्हें अंदर नहीं आने दे रही है, सीएसएफ के जवान अंदर नहीं आने दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो किसान हैं वो ट्रैक्टर पे आए हैं और ट्रैक्टर से ही उन्होंने बैरिकेड्स गिराई थी यहाँ पर। लेकिन दोनों ही तरफ से इस टाइम रस्साकसी चल रही है, जोर आजमाइश चल रही है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो बैरिकेड्स लगाए हुए थे वो बैरिकेड्स यहाँ तोड़ दिए गए थे ट्रैक्टर के द्वारा। अब पीछे की तरफ जाया जा रहा है, वही ट्रैक्टर पीछे धकेला जा रहा है। देख सकते हैं क्या अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर है, जो भी यहाँ माहौल आपको दिख रहा है। हालांकि जो कुछ किसान लोग हैं वो कह रहे हैं कि अभी दिल्ली हमें कूच नहीं करना है क्योंकि 3 बजे बात होनी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यहाँ पर ट्रैक्टर के जरिए यहाँ बैरिकेड गिरा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बैरिकेड गिराए गए। लेकिन सीएसएफ की टुकड़ी यहाँ पहुँच गई, दिल्ली पुलिस यहाँ पहुँच गई है और लगातार यहाँ जो रस्साकसी दोनों तरफ से चल रही थी वह एक बार फिर किसान उग्र हुए और यहाँ पर बैरिकेड उन्होंने ट्रैक्टर के माध्यम से तोड़ दी। हालांकि जो अन्य किसान नेता हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि 3 बजे तक का इंतजार करें, 3 बजे एक मीटिंग होनी है, उस मीटिंग के बाद ही अगली रणनीति तय की जाएगी। लेकिन सुबह के समय जिस तरीके से यहाँ बैरिकेड तोड़ी गई, वहाँ पर एक बार माहौल फिर गर्मा गया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और अमित राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अमित, ये क्या कुछ कंफ्यूजन है कि क्या हुआ? 3 बजे की जब बैठक तय है यहाँ पर, उससे पहले क्या है कि कुछ किसान जाना चाह रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, ये स्थिति क्या बनी हुई यहाँ पर? प्रीति, आपको बताना चाहूँगा, तीसरी रात थी जब किसानों ने यहाँ बिताई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन इनका लगातार जारी था। वहीं जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनका साफ तौर पे कहना यह था कि दिल्ली वो कूच नहीं करेंगे क्योंकि आज भी 3 बजे मीटिंग होनी है, उसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कुछ किसान उग्र हुए जिन्होंने कि यही जो बैरिकेड्स हैं, इन बैरिकेड्स के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया और जिसके चलते यहाँ पर भारी तादाद में देखिए, आप देख सकते हैं सीएसएफ की टुकड़ी यहाँ है और साथ ही दिल्ली पुलिस यहाँ खड़ी हुई है। तमाम यहाँ इंतजाम किए गए थे, लेकिन बावजूद उसके जैसे ट्रैक्टर इन पर चढ़ा, ट्रैक्टर चढ़ने के बाद ये सारी बैरिकेड्स टूट गई और लगातार जो किसान नेता थे वो उन किसानों को समझा भी रहे थे, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने इस पर ट्रैक्टर चढ़ाया। जब ये तय हो चुका है कि 3 बजे मीटिंग होनी है, तो अभी ये बैरिकेड्स क्यों हटाएंगे बाबूजी? आप बताइए, 3 बजे का टाइम दिया गया है मिलने का, तो ये बैरिकेड्स अभी क्यों ट्रैक्टर इन पर चढ़ाया गया है? नहीं, कोई बैरिकेड नहीं और चढ़ाया गया ट्रैक्टर। किसान को 2.5 महीने से रोड पे है जी। देश की सरकार हैदराबाद और बनारस घूम रही है, 2 किलोमीटर आने में उन पर दिक्कत है जी। देश का किसान आक्रोशित है, लेकिन सबको समझाया गया है आराम से बैठो। 3 बजे सरकार ने बुलाया है। अगर सरकार किसान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी करता है तो हम धन्यवाद देते हैं, अगर नहीं करता तो आंदोलन जारी। 3 बजे की मीटिंग भी तय की गई थी कि जहाँ आपकी मीटिंग भी होगी, जो अन्य दल है उनके साथ मीटिंग भी तय की गई थी। लेकिन एकाएक 3 रात से आप लोग यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन एकाएक ट्रैक्टर आता है और दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड्स हैं उन्हें क्यों तोड़ा गया था? नहीं, बैरिकेडिंग नहीं तोड़ा गया। कोई जब किसान के ऐसे लगता है कि भाई कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है,
अगर प्रकाश के पर्व पे वहाँ जाया जाता है और हम प्रकाश का पर्व यहाँ पर बैठ करके मना रहे हैं, तो क्या यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नहीं आ सकते, यहाँ के देश के गृह मंत्री नहीं आ सकते? आज तक तो देश के कानून मंत्री और देश के गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि छोटे मोटे किसान हैं, ये किसान है ही नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि आज उन्होंने मान लिया है कि हम देश के किसान हैं और वो बात, वो धन्यवाद उनका। अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अब 3 बजे मीटिंग है, उसके बाद क्या रणनीति? रणनीति तो सरकार की रहती है, हमारी क्या रणनीति? हम तो आंदोलन कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं, आंदोलन करते रहेंगे। अगर वो हमारी बात नहीं मांगेंगे तो देश का पूरा किसान रोड पर होगा, उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन सरकार की होगी, हमारी तो है नहीं। यानी अगर 3 बजे आपके हित में नहीं कोई फैसला आता है तो आप लोग दिल्ली की तरफ कूच करेंगे? पहले किसान आएगा, दिल्ली तो तरफ कुछ कर ही रखा है, पूरा देश का किसान ही दिल्ली में आ चुका है, दिल्ली के ही बाहर आएंगे हम। दिल्ली तो कहाँ जाएंगे, दिल्ली में तो बैठे हैं। अब आप कहाँ मान रहे? दिल्ली तो है। अब इसे भी आप अगर दिल्ली नहीं मान रहे तो किसको दिल्ली मानेंगे? तो सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देश का किसान दिल्ली आ चुका है। बिल्कुल, देश का किसान दिल्ली आ चुका है। प्रीति, इनका साफ तौर पे कहना यह है 3 बजे जो मीटिंग होनी है, अगर वो इनके हित में नहीं आती है तो ऐसे में ये लोग दिल्ली की तरफ कूच भी करेंगे। जो अन्नदाता है वो सड़कों पर रहेगा, जिस तरीके से लगातार इनका प्रदर्शन वो जारी ही रहेगा। इनका साफ तौर पे कहना है जो कृषि विरोधी जो इनका बिल पास हुआ है उस बिल को जी। तो ये बिल्कुल ये तस्वीरें हैं गाजीपुर बॉर्डर की, जहां पर किसान डटे हुए, लेकिन किसानों का ये कहना है कि वो तो शांति से बैठे हैं। तो शायद कुछ ऐसे किसान रहे हों बीच से जो थोड़ा क्रोधित हो गए, थोड़ा ज्यादा ही आवेश में आ गए हैं, जिन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन किसानों की एक आम राय फिलहाल अभी तक यही बनती नजर आ रही है कि 3 बजे तक का इंतजार किया जाए। तो अमित, थोड़ा प्रशासन भी यहाँ पर कंफ्यूज लग रहा है, क्योंकि जब हम अगर परसों तक की बात करें तो पहले ये कहा गया कि ठीक है, आप अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ दीजिए और आप दिल्ली में आ सकते हैं। तो अब दिल्ली में आने देना है या नहीं आने देना है, ये फैसले भी पल पल बदल रहे हैं। अमित जी बिल्कुल, किसानों को कहा भी गया था कि आप जा सकते हैं अगर आपको बुराड़ी जाना है, लेकिन किसानों को साफ तौर पे कहना है या तो ये रामलीला ग्राउंड जाएंगे या जंतर मंतर जाएंगे, इंडिया गेट जाएंगे। यही कारण भी है कि पिछले 3 दिन से इसी गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ तमाम किसान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ झोपड़ी इन्होंने बनाई हुई है, इस झोपड़ी में किसान रात बिताते हैं और यहीं पर सुबह उठते ही अपना खाना पीना इनका शुरू होता है। तमाम चीजें यहाँ चलती हैं, दिन रात इनको लगातार यहाँ सोते हुए। इनका साफ तौर पर कहना यही है कि आखिरकार सरकार हमसे समय क्यों मांग रही है, क्यों नहीं हमारी बात तुरंत सुन ली जा रही है, क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि इतने लोग आइए, इस तरीके से वार्ता कीजिए। अब देखना ये होगा जो 3 बजे जो इनकी बैठक होनी है, उस बैठक में क्या अहम तथ्य बाहर निकल कर आएंगे, किस तरीके से किसानों को मान मनोबल होती है, किसानों को जो बिल की जिसकी ये वापसी कह रहे हैं, क्या वो बिल वापस होता है या उसमें कोई संशोधन की बात की जाती है। तमाम ऐसी बिंदु हैं जिनको की मीटिंग होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि अगली रणनीति किसान फिर क्या तय करने वाले हैं। चलिए, तो अमिताभ बने रहे हमारे साथ। तो पहले 3 तारीख का वक्त दिया गया था सरकार की तरफ से कि 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत होगी, लेकिन जब सरकार ने भी देखा कि किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं तो आज का वक्त दिया गया है। तो आज वो दिन है, आज वो तारीख है जब किसानों की मुलाकात होनी है। लेकिन उससे पहले ही, इस हाई लेवल मीटिंग से पहले ही किसानों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला है, गाजीपुर बॉर्डर में देखने को मिला है। और अब आपको बता दें कि बैठक हो रही है किसानों के साथ। जो बैठक होगी उससे पहले एक बैठक हो रही है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में। इसमें अमित शाह मौजूद है, राजनाथ सिंह इस बैठक में शामिल है और पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद हैं। तो केंद्रीय मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग, एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, क्योंकि ये मुद्दा बड़ा हो गया है। 3 दिन हो गए लगभग जो किसान सड़कों पर उतरे हुए। उत्तर प्रदेश के किसानों की हम बात कर रहे हैं और अभी तनाव बॉर्डर पर भी देखा जा रहा है, जो यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है। तो फिलहाल जो 3 बजे किसानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में केंद्रीय मंत्री जुटे हुए हैं और बैठकें यहां पर हो रही है कि आखिर किस तरह से आगे बातचीत करनी है। तो ये बड़ी खबर आपको बताया, जो कृषि मंत्री दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में बैठक में बातचीत करेंगे। 32 किसान संगठनों को बुलाया गया है, केंद्र और किसानों के बीच ये बैठक होगी। तो ये एक बड़ी खबर जो हम लगातार इन खबरों से जुड़ी हुई बता रहे हैं। 3 बजे का वक्त है, ये तय वक्त है और विज्ञान भवन में बैठक होगी, जिसमें केंद्र और किसानों के बीच में बैठक होगी। और जो 32 किसान संगठन है, अलग अलग उनके नुमाइंदे, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे बातचीत होगी। तो 6वां दिन है, अगर इस पूरे आंदोलन की बात करें तो 6वां दिन है जब किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
और अमित राणा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। तो अमित, 3 तारीख को पहले प्रीपोन किया गया और 1 तारीख आज का वक्त रखा गया है, क्योंकि सरकार मान रही है, जान रही है मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए केंद्रीय मंत्रियों की इस वक्त एक मीटिंग चल रही है, जमावड़ा लगा हुआ है अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पर। फिलहाल किसानों की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर चीजें तय हो गई है, क्योंकि 32 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को 3 बजे मिलने जाना है। देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा क्योंकि लगातार इस आंदोलन का 6ठा दिन आज चल रहा है, ऐसे में ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अन्नदाता सड़कों पर है। वजह क्या है जो ये बिल के लिए बात कर रहे हैं? हालांकि सरकार भी इस चीज को तवज्जो दे रही है। जहां एक और 3 तारीख को मिलने की बात कही गई थी, वहीं आज 1 तारीख को 3 बजे बुलाया गया है और जो मंत्री हैं उनके साथ बैठक भी चल रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में पूरे में दखल देते हुए बताया कि कृषि मंत्री ने आपको आमंत्रण दिया है, आप उनसे जाइए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि जो आंदोलन की जो बात अगर की जाए तो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर कर रहे हैं, जो नया कृषि बिल आया है। अब देखना ये होगा कि 3 बजे जो बैठक होनी है, जिसमें कि 32 अलग अलग दल के 7 लोगों को चुनकर भेजा जा रहा है, उन लोगों में क्या वार्ता होती है सरकार और जो किसान नेता है उनके बीच में क्या वार्ता होती है, क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उसके बाद ही अगली रणनीति की बात यहाँ किसानों द्वारा कही जा रही है। किसानों को लेकिन साफ तौर पर यही कहना है, अगर इस बिल में संशोधन नहीं हुआ या इस बिल को वापस नहीं लिया गया तो किसान सड़कों पर ही रहेगा, जगह जगह चक्का जाम करेगा। और दिल्ली कोई देश से बाहर नहीं है, दिल्ली खुद उनकी भी है, तो ऐसे में दिल्ली जाने से उन्हें कोई भी किसी भी कीमत पर रोक भी नहीं पाएगा। कुछ किसान नेता मेरे साथ हैं, आपसे जानना चाहूंगा, 3 बजे का वक्त दिया गया है। 3 बजे बिल्कुल अमित, क्योंकि अभी से थोड़ा ये गुस्से में और नाराजगी में किसान नजर आ रहे हैं, तो अभी 11 लगभग बजे हुए हैं और वक्त 3 बजे का है, तो इनको भी थोड़ा संयम बनाना होगा किसानों को। हम सब चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, लेकिन जब 3 बजे मीटिंग होनी है तो ठोस हल, ठोस रास्ता वहीं से निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल राजनीति भी इस पर जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर। राहुल गांधी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अन्नदाता सड़कों मैदानों में धरना दे रहे हैं और झूठ टीवी पर भाषण। किसान की मेहनत का हम सब पर कर्ज है, ये कर्ज उन्हें न्याय और हक देकर ही उतरेगा, ना कि उन्हें दुत्कार कर, लाठियां मारकर और आंसू गैस चलाकर। जागिए, अहंकार की कुर्सी से उतरकर सोचिए और किसान का अधिकार दीजिए। तो ये ट्वीट राहुल गांधी का कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर। और वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव लिखते हैं, आय दोगुनी करने का जुमला लेकर कृषि कानून की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है, वो हम खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ हमेशा की तरह संघर्षरत हैं, जिससे एमएसपी, मंडी व कृषि की सुरक्षा करने वाली संरचना बनी रहे। भाजपा अब खत्म। तो ये ट्वीट अखिलेश यादव का, राहुल गांधी का ट्वीट भी हमने दिखाया, जो सीधे सीधे सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चलिए, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को चिट्ठी लिखकर पिछले 5 सालों के दौरान जो भी खरीद हुई है उसका ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है। ऊर्जा सचिव से पारदर्शिता बरतने के लिए 5 सालों में जितने बिजली के उपकरण खरीदे गए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट, उनका रखरखाव, उनकी सप्लाई करने वाली कंपनी पर गलत तरीके से अगर कोई काम हुआ है तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। तो अगर हम ऊर्जा विभाग की बात करें, बिजली विभाग की बात करें, तो बहुत सारे आरोप यहाँ लगते रहे हैं। वो चाहे इक्विपमेंट खरीदने को लेकर हो, उनके रिप्लेसमेंट को लेकर हो, मेंटेनेंस को लेकर हो, बड़े बड़े घोटालों की बात अक्सर होती है। तो ऐसे में ये सारी प्रक्रिया पारदर्शी हो, तो खुद ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि जो भी जानकारी इनसे संबंधित है उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके, ताकि हर चीज पारदर्शी हो, पानी की तरह साफ हो, क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी साफ साफ मिल सके। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। तो अजीत, जरा बताइए इस कदम के बारे में, क्या कुछ मैसेज देने की कोशिश है और किस तरह से प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने की कोशिश है? देखिए, बिल्कुल प्रीति, जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी हो रही है और भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश भी। लोक निर्माण विभाग से लेकर कई विभागों में प्रहरी लग गया। अब ऊर्जा मंत्री ने भी अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को चिट्ठी लिखकर 5 सालों के दौरान जो ऊर्जा विभाग में खरीद हुई है उसका ब्यौरा वेबसाइट पर डालने का कहा। साथ ही अपनी चिट्ठी में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि पारदर्शिता बरतने के लिए पिछले 5 सालों में जितने भी उपकरण बिजली के खरीदे गए, उनकी रिप्लेसमेंट हुई है या उनका रखरखाव हुआ है, सप्लाई करने वाली कंपनी अगर गलत करने पर क्या कार्रवाई हुई है, इन सब की जानकारी अब विभाग के
वेबसाइट पर अपलोड करने की बात उन्होंने कही है। तो अब निश्चित तौर पर ये एक और कदम होगा कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, बिजली विभाग में अगर कोई काम किया है, बड़ी कंपनी है, ब्लैकलिस्ट हुई, वो सब वेबसाइट पर अपलोड होगा। तो कोई भी देख सकेगा कि आखिर किस कंपनी की रिपुटेशन अच्छी है और किसकी खराब है। तो ऐसे करके ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति में एक कदम आगे बढ़े हैं। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीत जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है, क्योंकि कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि जो टेंडर प्रक्रिया होती है, उपकरणों की खरीद फरोख्त होती है और भी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, उनमें घोटाले घपले होते रहे हैं। तो फिलहाल इसकी संभावना को, इसकी आशंका को मिनिमाइज करने के लिए एक एक कदम अब आगे उठाया जाएगा। तो जो भी जानकारी है, जो भी कामकाज हो रहा है विभाग के अंदर, वो सब कुछ पारदर्शी तरीके से होगा और वो सारी जानकारी अपलोड की जाएगी वेबसाइट पर। और इस वक्त बहुत बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। वो 12 लोग जो सीरिया से लौटे हैं, उनकी तलाश की जा रही है। तो एक बहुत बड़ी खबर है जो इस वक्त आ रही है। लखनऊ से 12 संदिग्धों की तलाश की जा रही, क्योंकि इससे पहले श्रीनगर में जो घटना हुई है और जगह जगह धरपकड़ भी की जा रही है। तो ऐसे 12 लोग जो सीरिया से आए थे, वो कहां हैं, वो किस वजह से यहां पर आए हैं, तो फिलहाल अब ये सारी छानबीन की जा रही है। तो ये सभी लोग पीएफआई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म का अमूमन अब बहुत ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ऋषभ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लखनऊ से और जानकारी देंगे। तो ऋषभ, बताइए जरा, कितना गंभीर ये मामला है और क्या कुछ अब यहाँ पर कार्रवाइयां हो रही है, छानबीन हो रही है? प्रीति, देखिए, बहुत ही गंभीर मसला है जो केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट उत्तर प्रदेश को मिले थे। खास तौर से नेपाल की सीमा से सटे हुए जो जिले हैं, वहां के लिए स्पेसिफिक इनपुट था कि नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल हो सकते हैं ये 12 संदिग्ध, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये केरल के रहने वाले हैं, सीरिया से लौटे हैं और पीएफआई के संगठन से भी जुड़े हुए हैं। तो नेपाल सीमा से सटे हुए जो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उनको अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। खास तौर पे जो बात कही गई है वो सिद्धार्थनगर जिले के लिए कही गई है और ये भी कहा गया है कि सिद्धार्थनगर जिले में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही जल्द अमीर हुए हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, जिनका कोई काम धंधा कारोबार नहीं है, लेकिन वो अमीर हुए हैं। उनके ऊपर भी नजर रखी जाए, खुफिया नजर रखी जाए और उनसे संबंधित अगर कोई इनपुट मिलता है तो राज्य की खुफिया एजेंसियों को और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों को भी शेयर किया जाए। तो फिलहाल इस जानकारी को गंभीरता से लिया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और इन 12 संदिग्धों की तलाश की जा रही है। प्रीति, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका जानकारी के लिए। तो वाकई में गंभीर ये खबर है और उन लोगों को खास तौर पर अब यहाँ देखा जाएगा, उन पर निगरानी की जाएगी जो अचानक से बहुत ज्यादा अमीर हुए हैं, जबकि उनके आय का ऐसा कोई स्रोत मौजूद नहीं है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फतेहपुर से, जहां एक पुलिया धंस गई है और इस पुलिया में बारातियों से भरी एक बस शिकार हुई है हादसे का, जिसमें 6 लोग जख्मी हुए हैं। नहर का पुलिया टूटने से यह हादसा हुआ। सकुलपुर में मलईपुर मुराव ये बारात जा रही थी, वहीं थरियाव थाना क्षेत्र के मुराव में पुलिया धंसने से देखे जरा, बारातियों से भरी ये बस थी जो हादसे का शिकार हो गई। तो 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें फिलहाल बाहर निकाला गया है। ये देखिए, ये शुक्र है कि बहुत बड़ा हादसा ही हो सकता था, कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ये पुलिया, लेकिन देखिए कि किस स्थिति में थी और अब तक इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो एक बारातियों से भरी बस जब वहां से गुजरी तो ये पुलिया का एक अच्छा खासा हिस्सा टूटकर ढह गया। वो बस बड़ी थी इसलिए अटक गई है ऊपर, अगर कोई छोटा वाहन होता तो बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। ये फतेहपुर से तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और अगली हादसे की खबर इटावा से है, जहां डंपर और 2 बाइक के बीच में जोरदार टक्कर हुई और 2 बच्चों की जान चली गई। बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इस हादसे में, इस टक्कर में जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बड़पुरा थाना क्षेत्र का मामला है। तो डंपर और 2 बाइक के बीच में ये टक्कर हुई और इतनी जबरदस्त टक्कर थी कि इसने 2 बच्चों की जान ले ली है और 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। बड़पुरा थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां ये हादसा हुआ है।
और अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां अचानक एक चलती कार में आग लग गई और बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगी और कार सवार की किस्मत अच्छी थी कि उसको मौका मिला और वक्त रहते वो कार से कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। तो देखते ही देखते आग पूरी तरह कार को अपनी चपेट में लेने लगी। पसगवां कोतवाली की घटना थी, जहां एक कार अचानक आग का शिकार हुई, आग की गोली में तब्दील हो गई। बस राहत की बात यह थी कि कोई जनहानि नहीं हुई। जो कार सवार थे उन्होंने वक्त रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था कार में, जिसकी वजह से अचानक कार में आग लग गई। और अगली खबर मुठभेड़ की है, मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसके बाद पुलिस ने नीरज नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास से बाइक और तमंचा बरामद हुए हैं। नीरज पर लगभग 12-13 मुकदमे दर्ज थे। भोपा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, तो काफी समय से इसकी तलाश की जा रही थी। जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, इसका नाम नीरज है, इस बदमाश का नाम, और कई वारदात को अब तक अंजाम दे चुका था। इस पर पहले से ही लगभग 12-13 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल एनकाउंटर के बाद इसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बाइक मिली है इसके पास से और तमंचा मिला है। और अगली खबर भी लखीमपुर खीरी से है, जहां खाने पीने के भुगतान को लेकर विवाद हो गया और दबंग युवकों ने यहां पर मारपीट की है। तो होटल मालिक से मारपीट की है। तो दरअसल यहां पर दबंग युवक आए थे और खाना पीना खाया होगा, लेकिन उसके जब पेमेंट की बारी आई तो इन लोगों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए जो वहां का संचालक था उससे मारपीट की है। और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। तो सदर कोतवाली का ये मामला है, जहां पर खाने पीने की पेमेंट मांगने को लेकर देखिए जरा कैसे दबंगई दिखाई गई है, मारपीट की गई है और मारपीट की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। और फतेहपुर से खबर जो आई है, वाकई में उससे हर कोई सकते में है। यहाँ कल शाम ये खबर आई कि रेप पीड़िता का अपहरण हो गया है। पीड़िता का भाई का कहना था कि युवती खेत पर गई थी और इसी दौरान गाड़ी में सवार होकर आए 3 युवकों ने उसकी बहन का अपहरण किया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी का कहना है कि 4 साल पहले भी पीड़िता के पिता ने इसी आरोपी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन बाद में लड़की ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है। तो फिलहाल पुलिस का कहना है कि पिछले रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पूरी छानबीन आगे की जा रही है। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सफर।